हेलो दोस्तों। जैसा कि हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चला रहे हैं और इसी सीरीज में हम पॉलिटी सबसे पहले ले रहे हैं, तो उसी की ये सीरीज की अगली वीडियो है दोस्तों। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है, 2021 यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है कि आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के जो जितने भी क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, उनका हमको ट्रेंड एनालाइज करना है। मतलब आपको देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी को कानून लागू करने के मामले में अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। कोई कानून है जो कोई कार्यकारी या प्रशासनिक जो प्राधिकारी है उसको कानून लागू करने के मामले में अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, मान लेते हैं। वह भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या है कि आपको उन ऑप्शन में जो दिए गए अनुच्छेद हैं उनके बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम डी मानते हैं, जैसे मान ले तो डी क्या कहता है, डी अनुच्छेद जो 44 है वो क्या कहता है, यूसीसी की बात करता है, यूसीसी की बात करता है। और दूसरी बात ये क्या है दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देश तत्व में आते हैं। राज्य के नीति, दोबारा लिख देता हूँ उसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें ये समाहित है। कौन सा, आर्टिकल 44। और दूसरी बात, एक और बात यह है दोस्तों, जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से और 51 के बीच में है। तो एक चीज़ आपको ध्यान पता चल गई होगी कि आर्टिकल जो है 44 वो है यूसीसी समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। तो इस तरह से कोई मतलब ही नहीं है, पहली बात तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद जो 32 है वो रिट की बात करता है। आपको पता होगा, जैसे अधिकार प्रंचा हो गई, परमादेश हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ऐसे आपको रिट की बात करता है। और इससे जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे कोई रिट का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। बात करते हैं दोस्तों 28, आर्टिकल 28 की बात करते हैं। तो 28 आर्टिकल 28 क्या कहता है, जो आर्टिकल जो 28 है दोस्तों, वो राज्य को निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्था की कोई धार्मिक शिक्षा दे दी जाए। कहने का मतलब है वो आर्टिकल जो 28 है दोस्तों, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार में जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 25 से 28 के बीच में। आर्टिकल 25 से और 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो अधिकार है। तो कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है, और इसमें कोई धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात ही नहीं चल रही। तो बचा कौन सा, बचा दोस्तों 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता क्या है, ये समानता की बात करता है। पहली बात तो आपको पता ही होगा, समानता का जो अधिकार दोस्तों वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, ये भी आपको पता होगा। आर्टिकल 14 कहता क्या है, आर्टिकल 14 कहता है भाई कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये बात करता है आर्टिकल 14। और हमसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कोई चीज़ है, मान ले कोई कानून ऐसा बनाया जा रहा है जिसकी वजह से वो कानून है उसको लागू करने के लिए
उसको लागू करने के लिए जो प्रशासनिक जो प्राधिकारी है उसको लागू करने के मामले में अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है तो आर्टिकल 14 जो है उसका उल्लंघन होता है इसमें, ठीक है। और आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? समानता की बात करता है, जबकि इसमें क्या है? विशेषाधिकार की बात कर रहा है। तो इसलिए उल्लंघन किसका कर रहा है? आर्टिकल 14 का ही कर रहा है ना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको आर्टिकल के बारे में पता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32 और आर्टिकल जो अनुच्छेद 44 है उसमें क्या क्या बात है, तो उससे आप क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते थे। और ये यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखने दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या करा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा यूपीएससी हमेशा पूछता है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें क्या आपको समझने की बात होती है, जैसे आप क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा नंबर का, कि भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक विशेषता है, मतलब कौन सी एक आवश्यक विशेषता है जो ये दर्शाती है कि यह चरित्र संघीय है। किसकी बात करता है? फेडरल की, संघीय व्यवस्था की बात करता है कि उसका कैरेक्टर संघीय है। दोस्तों हम जब ऑप्शनों को देखेंगे तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो ऑप्शन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, ठीक है भाई, ये बात हो गई। अगली बात कर रहा है कि बी, ऑप्शन बी क्या कर रहा है? संघ विधानमंडल ने घटक इकाइयों के से प्रतिनिधियों को चुना है। इससे कोई मतलब नहीं है संघीय व्यवस्था का, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन संघीय चरित्र का इसके बारे में क्या मतलब है? करेक्टर के बारे में पता है? फेडरल करेक्टर का मतलब है कि संघीय जो चरित्र है उसके मतलब ही नहीं है इस चीज़ों से। मौलिक अधिकार कानून के न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य है। अब इससे क्या मतलब है इसका? संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का सीधा सा मतलब है, क्या होता है संघीय व्यवस्था? संघीय क्या होता है? संघीय का मतलब है कि राज्यों एवं केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है? शक्तियों का पृथक्करण की बात करता है कि राज्य की शक्तियां केंद्र की शक्तियां अलग अलग होती है, उनका बंटवारा होता है। अब आपको इसका लॉजिक तो ये समझ में आ गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है? ये ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, यह भी संघीय व्यवस्था की विशेषता है दोस्तों, करेक्ट की विशेषता है। कैसे? कि राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध और सहयोग पर आधार होने चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हो तो क्या होता है? उसके लिए क्या होता है दोस्तों? इसके लिए क्या होता है दोस्तों? इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं होनी चाहिए, अगर एक बात मान लीजिए आप, राज्य और केंद्र के बीच अगर सहयोग का संबंध ही नहीं है, सहयोगात्मक संबंध नहीं है उनमें, तो उनके जो संबंध नहीं है उनको बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। यही तो बात कर रहे हैं हम, और हमको ऑप्शन देकर रखें न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। अगर मान लेते हो ऑप्शन में इसकी जगह क्या होता दोस्तों? इसकी जगह होता शक्तियों का पृथक्करण, या राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो हम उसको मानते, ना कि इसको। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या मानेंगे दोस्तों? इसको कि न्यायपालिका अगर स्वतंत्र होगी तभी संघीय व्यवस्था बनी रहेगी, तभी राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है वो सहयोगात्मक होंगे, तभी इनमें विवाद नहीं होगा। क्योंकि अगर विवाद होगा तो स्वतंत्र न्यायपालिका उसका निर्णय देगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखा नहीं। लेकिन हम जब ऑप्शन को एनालाइज करते हैं तो उससे पता चलता है कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी तो संघीय व्यवस्था बनी रहेगी। और इसमें दे ही रखा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए, उस पर कोई भी अंकुश नहीं होना चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि संघीय व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम ना आने, कोई दिक्कत नहीं आती। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको इस प्रकार से एनालाइज करना है क्वेश्चनों का, तभी आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। और
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, और मान लीजिए दोस्तों, अगर मैं कोई क्वेश्चन को आपको कोई क्वेश्चन या कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी क्या है, जब हम क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम क्या है कि फ्लो में बह जाते हैं, जिससे हम हमारे क्या बोलने की जो स्पीड है वो शायद तेज़ हो जाती है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रैज शब्द का सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। तो आपको सर के द्वारा जो एक एनसीईआरटी पेड बैच स्टार्ट किया गया है, उसमें आपको स्पेशल इसी क्वेश्चन को लेके, मुझे क्लास का याद नाम पता नहीं है कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें राज्य के बारे में पूरी चीज़ बता रखी है, राज्य किस प्रकार बनता है, राज्य में क्या क्या होना चाहिए, और उसी से क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सीधा उसी से उठा के पूछा है। इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए दोस्तों। और एनसीईआरटी का बैच हमारे यहाँ चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, और डेमो क्लास आप देख सकते हैं जो चैनल पर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब देखें राज्य का मतलब क्या होता है। अगर मान लेते कोई राज्य हो तो राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इसके 4 तत्व होते हैं। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी, 4 तत्व क्या क्या होते हैं अगर राज्य बन रहा है तो, कि उसकी कोई जनसंख्या होनी चाहिए अगर राज्य है तो। दूसरी बात, उसका कोई क्षेत्र होना चाहिए भाई, जिसमें एरिया भी तो होना चाहिए जिसमें रह रहा हो। तीसरी बात, कोई उसकी सरकार होनी चाहिए। और चौथी बात, जो सरकार है वो संप्रभु होनी चाहिए या संपूर्णता होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी के मतलब एक प्रकार से गुलामी टाइप की नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी राज्य किसे मानेंगे जिसकी कोई जनसंख्या होनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल भी होना चाहिए, उसका क्षेत्र भी होना चाहिए, उसकी कोई संगठित सरकार होनी चाहिए और संपूर्णता उसकी होनी चाहिए। अब देखो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या करा है, कि बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र और एक संगठित, एक तो ये होगी स्वतंत्र होगी बात, संपूर्णता बात आ गई, संगठित सरकार होनी चाहिए, दूसरी बात भी सही है। रखने वाले व्यक्तियों के समुदाय एक निश्चित क्षेत्र होने चाहिए और स्थायी रूप से कब्जा कर लेता है। अब देखो आप इसमें देखो क्षेत्र की बात भी हो गई, इसमें जनसंख्या की बात भी हो गई कि व्यक्तियों का एक समुदाय होना चाहिए, तो जनसंख्या की बात भी हो गई, इसमें क्षेत्र के बारे में पता चल गया, इसमें संगठित सरकार के बारे में बात चल गई, और इसमें बोल रहा है कि स्वतंत्र होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो पहले ऑप्शन में इसका आंसर आ गया दोस्तों, लेकिन अगले ऑप्शन को भी देखेंगे हम, ये इसका आंसर है वैसे तो। अगला ऑप्शन देखते तो क्या लग रहा है इसमें, कि एक निश्चित क्षेत्र में राजनीतिक रूप से संगठित लोग उन पर शासन करने, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, उसकी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने और उसकी जीविका के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने को अधिकार रखते हैं। अब भाई यहाँ सरकार की तो बात आ गई, मान लेते हैं, लेकिन क्षेत्रफल के बारे में कुछ दे नहीं रखा, और इसके अलावा जनसंख्या के बारे में कोई कुछ दे नहीं रखा। समझ रहे दोस्तों। तो हमको सीधा ऑप्शन ए देगा, उसमें हमारा आंसर मिल गया। तो ऐसे अगर आप मान लेते एनसीईआरटी पढ़ते तो आप देखते ही आंसर कर देते। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आपका बेस मजबूत होगा। और ऐसी बात नहीं है प्री में काम आती है, एनसीईआरटी दोस्तों मेंस में भी काम आती है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप हो सके तो हमारा जो एनसीईआरटी बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, पेड बैच है और उसकी ज़्यादा फीस भी नहीं है। ये पहले आप देख लीजिए चैनल पर, उसकी डेमो क्लास भी दे रखी है। अगर आपकी इच्छा हो तो लीजिए बैच, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है, और आप डेमो क्लास दे सकते हैं। हाँ, एक गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप उस एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो आप प्री और मेंस में आपको बहुत अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, बस समझने की बात होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात कर रहे हैं दोस्तों न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, तो न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। न्यायपालिका के बारे में बात क्या चल रही है, कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, देखो क्या चल रहा है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये बात जो है ये
अनुच्छेद 128 में कही गई है। और ये कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी पूर्व अनुमति के, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्य के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ये आर्टिकल 128 में बात की गई दोस्तों। तो इसलिए कथन सही है। और हमसे पूछा सही कौन कौन से हैं, अगला देखते हैं हम। भारत के एक उच्च न्यायालय के पास अपने फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसमें बात करेंगे कि भारत का जो उच्च न्यायालय है उसके पास फैसले की समीक्षा, उच्च न्यायालय के जो पास अपने फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये बात गलत है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त होती है, न कि उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको ये शक्ति प्राप्त होती है, वो अपने जो वह है फैसले उनको समीक्षा कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय की बात नहीं कही है। हाई कोर्ट के बारे में बात नहीं कही है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात सही है। तो इसलिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है। जो आर्टिकल 128 है वो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सही बताता है और वही हमसे बोला है। अगला ऑप्शन है दूसरे नंबर का, ये गलत है दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर है केवल एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ये भी 2021 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन करा हो 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों यूपीएससी में। अब देखिए कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहले आप देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको जो कथन दे रखे हैं उसमें से कौन सा कथन सही है, इसको देखिए। तो देखिए पहले, केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। ये भारत की बात चल रही है कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता की बात करी गई, जबकि अमेरिका में नागरिकता दोहरी नागरिकता होती है, जिसमें जैसे एक राज्य की और देश की, जबकि इंडिया में केवल देश की नागरिकता होती है, एक ही नागरिकता होती है, एकल नागरिकता की बात करता है इंडिया में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और हमसे पूछा क्या है, कथन कौन सा सही है। अगला कथन देखते दोस्तों कि केवल जन्म से ही कोई नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए, क्योंकि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अगर कोई बनता है तो भारत में जन्म से नागरिक, जिसका जन्म ही भारत में हुआ हो, और साथ ही एक देशीय नागरिक, दोनों राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि केवल जन्म से ही कोई नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है, ये बात गलत है। इंडिया में क्या है, राष्ट्रपति अगर कोई बन रहा है तो उसके लिए भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, या इसके अलावा देशीय नागरिक दोनों होना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि जन्म से जो भी नागरिक होगा वही राज्य का प्रमुख बन पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बात गलत है। अगला कथन देखते हैं 3 नंबर का, कि किसी विदेशी को एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद, अगर मान लेते हैं कोई विदेशी है, उसको कोई नागरिकता मिल रही है, उसको नागरिकता मिल जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, किससे, नागरिकता से। तो ये बात गलत है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लेते हैं किसी को मिल भी जाती है नागरिकता तो उसे वंचित किया जा सकता है। वो कैसे दोस्तों, आपको पता है कई लोग तो त्याग भी देते हैं नागरिकता को, कई बार सरकारें भी उसको हटा देती है, मतलब नागरिकता को सरकार के द्वारा भी हटा जा सकती है अगर कोई गलत गतिविधि में पाया गया तो उसके लिए। तो ये चीज़ है, इसमें बोला कि अगर कोई विदेशी कोई नागरिक मिल रही कोई विदेशी को, तो उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में नागरिकता को नहीं हटा सकता, उसकी नागरिकता कभी नहीं हट सकती। ये तो नेगेटिव बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। हमसे पूछा क्या गया कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन इसमें बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। पहला कथन क्या है कि केवल नागरिकता, एक अधिवास और एकल नागरिकता की बात की गई इंडिया में, तो पहला कथन सही है। बाकी दूसरा तीसरा कथन गलत है।
अगर यही क्वेश्चन 2023 का जो पैटर्न बदला है यूपीएससी का, उसमें होता तो यही क्वेश्चन में यही आंसर था, केवल एक ही में सही है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा का गठन करता है? अगर मान लेते हैं हम भाई उदार लोकतंत्र है, तो उसमें स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा का गठन कौन करेगा? एक बात, सबसे पहले बात ये हो जाती है दोस्तों, पहली बात देखनी था वो क्वेश्चन का बोल क्या रहा है। उदार लोकतंत्र का मतलब है कि उदार लोकतंत्र होगा तो स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी सुरक्षा का गठन करने के लिए क्या होना चाहिए? मेन चीज ये है, यही बोला ना हमसे क्वेश्चन में। तो पहला देखो, सर्वोत्तम की बात करिए हमें, होने को तो चार हो सकते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका होनी चाहिए। अगला दे रखा है शक्तियों का केंद्रीकरण। अरे भाई शक्तियों का केंद्रीकरण ही हो जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, उदार कहाँ से होगा वो लोकतंत्र? ये तो गलत है। चुनी हुई सरकार, इससे कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि चुनी हुई सरकार भी तो मतलब स्वतंत्रता को दबा सकती है, तो ये गलत बात है। और पहली प्रतिबद्ध न्यायपालिका, हाँ ये हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा गया है सर्वोत्तम। आपसे ये पूछा जाए सर्वोत्तम, अगर ऐसा पूछा गया तो सीधी सी बात है, शक्तियों का अगर पृथक्करण होगा, शक्तियां विभाजित होंगी, शक्तियों का बंटवारा होगा, संघीय व्यवस्था होगी, एक प्रकार से संघवाद जिसे हम करते हैं, राज्य और केंद्र की सरकारों की अलग अलग शक्तियां होंगी, तो शक्तियों का अगर पृथक्करण होगा तो तभी क्या है, स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा हो सकती है, तभी उसका गठन हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर है डी। आप इसका आंसर ए भी लगा सकते थे, लेकिन आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सर्वोत्तम सुरक्षा किस प्रकार से मुहैया करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। पहली बात, पहली शर्त यही है। अगर मान लें शक्तियों का पृथक्करण ही नहीं हुआ तो उस प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पहले पूछा गया, सेम क्वेश्चन है उसका, बस वो संघवाद को लेकर था और ये उदार लोकतंत्र के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन देख लो आप, उसमें भी यही था कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। इसमें क्या दे रखा है? इसमें उल्टा दे रखा है, इसमें कमेंटेड दे रखा है। कमेंटेड, कोई चीज़ कमेंटेड रहती है ना उसके बारे में, जैसे इसी प्रकार न्यायपालिका प्रतिबद्ध होनी चाहिए, ये बात गलत है, ये भी बात गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या है इसका दोस्तों? शक्तियों का पृथक्करण होगा तभी हम स्वतंत्रता की सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए आंसर इसका दोस्तों डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं, देखो लोकतंत्र के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब उदार लोकतंत्र के बारे में पूछ रहे हैं, स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहे हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन हमारा और ब्रिटेन का जो मॉडल है वो अलग अलग है संसद का। कैसे? तो ये क्या कर रहा है, दो देशों के संविधान की तुलना कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन प्री में नहीं होकर मेंस में भी आते हैं, प्री में तो आते हैं, मेंस में भी आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्या दे रखा है? पहला क्या दे रखा है कि जहां तक कानून का सवाल है, ब्रिटेन संसद सर्वोच्च या संप्रभु है, लेकिन भारत में कानून बनाने की संसद को सीमित किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत में क्या है दोस्तों, संसद सर्वोच्च नहीं होकर संविधान सर्वोच्च है। भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में क्या रहा है, संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, तो ये बात बिल्कुल सही है, पहली बात तो सही है। अगला क्या कह रहा है कि भारत में क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि भारत में किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ में भेजा जा सकता है। तो भारत के बारे में बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। अगर संसद किसी अधिनियम को संशोधन करने की संवैधानिकता की बात करता है तो उससे संबंधित जो भी कोई चीज़ होगी उसे न्यायपालिका के लिए भेज सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। तो इसलिए दोनों ही क्वेश्चन, इसके जो दोनों कथन है वो बिल्कुल दोनों सही है। और हमसे पूछा ही क्या है, इस सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों ही
तो इसमें दोनों कथन सही है और हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही कथन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एन गोस्वामी अंगरकर समिति जो थी ने सुझाव दिया कि एक मंत्री और एक सचिव को केवल प्रशासनिक सुधार के विषय में आगे बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने के लिए नामित किया जाना चाहिए। ये कोई समिति थी, उसके बारे में बात चल रही है, ये कोई करंट में मुद्दा था उस टाइम का। अगला क्या कथन है कि 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार में रखा गया था। तो ये दूसरा कथन है, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ, जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, DOPT। DOPT कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के बारे में बात करते हैं और जिसका जो प्रभार कौन किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। ये बात तो सही है, दूसरा कथन तो सही है। पहले कथन की बात करते तो पहला कथन दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? देखो, ये बात कर रहा है कि जो समिति ने सुझाव दिया कि एक मंत्री और एक सचिव को केवल प्रशासनिक सुधार के विषय में आगे बढ़ने और उसे बढ़ावा देने के लिए नामित किया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें एक बात कही गई है, क्या कही गई है कि अगर कोई मंत्री द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति एक सचिव के समान नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक मंत्री के लिए प्रबंधनीय प्रभार हो सकता है, ये नामित नहीं किया जा सकता, मंत्री को नामित नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो इसलिए कथन ये गलत है। इसका कथन का दूसरा कथन सही है, इसलिए इसका आंसर बी है। और ये वैसे भी ये क्वेश्चन दोस्तों ये उस टाइम कोई करंट में मुद्दा था, चल रहा था, उससे लिया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं करंट से रिलेटेड, वो स्टैटिक पार्ट पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन में बस। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसको सभी जानते होंगे कि निजता का अधिकार भारत के संविधान की किस अनुच्छेद की बात करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो आर्टिकल 21 की बात करता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन का अधिकार। और जो निजता का अधिकार को संविधान के जो अनुच्छेद 21 में कब जोड़ा गया? तो पुट्टा स्वामी एक विवाद आया था, पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, ये विवाद आया था 2017 में। तब क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया जिसके अंतर्गत इसे आर्टिकल 21 में मिला दिया गया और इसे जीवन के अधिकार में जोड़ दिया गया। तो निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, तो 21 में दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वैसे ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का, ये बाद में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ऐसी बात है कि भारत पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है? भारत में उम्मीदवारों को 3 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक लोकसभा चुनाव लड़ने से प्रतिबंध करने वाला कोई कानून नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। कैसे गलत है? कि क्या हुआ था कि देवीलाल सिंह थे, वो 3 जगह से चुनाव लड़े थे, उसी पे क्वेश्चन आया था। ये देवीलाल जी थे, देवीलाल जी ये क्या थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। इन्होंने क्या किया? 3 जगह से चुनाव लड़ा था 1991 में। कहां से? लोकसभा की सीट सीकर से, रोहतक से और फिरोजपुर से, 3 जगह से चुनाव लड़ा। अब क्या हुआ? ये क्या है? लोकसभा की सीट तो थी इसकी सीकर से, और लोकसभा की सीट थी सीकर, रोहतक और फिरोजपुर के साथ गिराई विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। कोई गिराई जगह है, उनसे विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इसने क्या 3-4 जगहों से चुनाव लड़ लिया। तो क्या किया बाद में भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसने कहा, इस मामले को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत 3 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बोला क्या कि 3 निर्वाचन क्षेत्रों के एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध नहीं, कोई कानून नहीं है। तो बिल्कुल है। ये देवीलाल जी का जो ये मामला आया सामने, उसके बाद ये नियम बना दिया गया कि 2 से ज़्यादा नहीं लड़ सकते, 3 तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते, 2 जगह से लड़ सकते चुनाव, ये तो पक्का बात है। अगला
कथन कह रखा है कि 1991 के लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, 3 जगह से इसने चुनाव लड़ा था। कहाँ से? सीकर से, रोहतक से और फिरोजपुर से। ये लोकसभा का चुनाव लड़ा था 3 जगह से। ठीक है, अगला कथन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला कथन कह रहा है कि मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ता है चुनाव, तो उसे उसकी पार्टी के सभी सीटों पर उसको जीतने की स्थिति में उसके द्वारा खाली किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्चा वहन करना चाहिए ये निर्वाचन क्षेत्र। तो ये बात गलत है दोस्तों। तो दूसरी बात ये भी है कि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसका आंसर जो था दोस्तों, बी आंसर था। क्या था कि देवीलाल जी तो जो उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, इन्होंने क्या किया, 3 जगह चुनाव लड़े थे और इसलिए उसी टाइम ये मुद्दा आया था और अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले गया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, कोई ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक ये 8 नंबर क्वेश्चन, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्या उस टाइम कोई करंट में मुद्दा चल रहा होगा तब वहाँ से पूछा है क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मान ले दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं कभी कभी स्पीड तेज़ बोलता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप पाएंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे आपको देखो 2 तो करंट के क्वेश्चन हो गए, बाकी ये देखो स्टैटिक वाला पार्ट है, निजता का अधिकार के बारे में पूछ लिया। अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट से तो पूछा है भाई, मौलिक अधिकार से बात चल रही है यहाँ पे, देख लो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपसे पूछ कहाँ से रहे। ये फंडामेंटल राइट्स हो गया, फिर ये उस करंट का मुद्दा आ गया, फिर ये देखो ये 2 संविधान को तुलना कर ली, ब्रिटेन की संसद और भारत की संसद के बारे में बात कर ली, संविधान के बारे में। फिर ये कर ली बात हमारे क्या कि स्वतंत्रता को सुरक्षित कैसे किया जाता है, उसके पहले ये कर ली कि नागरिकता के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा देखो अभी न्यायपालिका के बारे में बात कर ली। तो आप देखो जुडिशरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे पूछ रहे हैं, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 संविधानों को लेकर तुलनाएं पूछ जा रही है कि किस संविधान क्या है। तो ये चीज़ तो ध्यान रखनी है हमको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करने का तरीका यही होना चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चनों को देखिए, उसके बाद आप सोचिए कि क्वेश्चन का इस प्रकार क्वेश्चन आया, अगली बार इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा। मैं एमसीक्यू आप खुद को करने पड़ेंगे। तो अब क्या, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो तभी आप क्वेश्चन मतलब क्या बोलते हैं यूपीएससी या पीसीएससी जितनी भी एग्जाम लगती है तभी क्वालिफाई कर पाओ दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ट्रेंड एनालिसिस बात करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सबसे बड़ी बात। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बनाने के लिए आपको बहुत बहुत